अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक इजरायली एनालिस्ट है डैनी स्रिचनोविच, मैं अक्सर इसको कोट भी करता रहता हूँ। उसने एक बड़ा कमाल का एनालिसिस किया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इजरायली है तो ईरान के खिलाफ किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, यही सरप्राइज है बाय द वे। उसका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट होता है कि अ स्ट्रैटेजी बिल्ट ऑन मिस रीडिंग ईरान। अमेरिका और इसराइल ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई ईरान के खिलाफ जिसमें उसने ईरान को समझा ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है जो अमेरिका ने कर दिया। वो क्या नहीं समझा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि इस पूरे व्लॉग में आपको बताऊंगा कि ईरान को क्या समझा गया और वो क्या निकला। वो कहता है, सिंस द आउटसेट ऑफ द वॉर अ डीपर प्रॉब्लम हैज बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर। द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अंडरस्टैंड ईरान एंड इट इज मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली। यानी ये जंग के शुरुआत से एक सबसे गहरा और कमाल का मसला ये था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि वो ईरान को जानते ही नहीं थे और अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर फैसले कर रहे थे। ये एक इजरायली एनालिस्ट कह रहा है, ईरानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, रूसी नहीं है, एक इजरायली है। और वो कह रहा है कि अमेरिका ईरान को नहीं जानता। आज भी अमेरिका, हालांकि आप अपने दुश्मन के बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया को जानता है, इंडिया पाकिस्तान को जानता है। आप स्टडी करते हैं, आप कल्चर को स्टडी करते हैं, आप रवैयों को स्टडी करते हैं, आप उसके साथ निगोशिएट करने के तरीकों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और 47 साल से अमेरिका इस रजीम को पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसके बावजूद भी वो नहीं जानता। गलत क्या समझा? डैनी ने एक बड़ी कमाल की बात की। वो कहता है, द पॉलिसी डिसीजन आफ्टर पॉलिसी डिसीजन रिफ्लेक्ट अ पैटर्न ऑफ फ्लॉड assumptions एंड मिसगाइडेड recommendations, drawing the United States deeper into a conflict that lacks both clear purpose and achievable outcomes। कमाल की बात कर दी उसने। वो कहता है, एक फैसले के बाद दूसरा फैसला बदलना। अब आप नोट करें तो अमेरिका क्या कर रहा है, किसी एक बात पर टिक ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको फैसला क्या लेना है। तो अगर आप किसी को जानते होते हो ना, तो आप उसके बारे में एग्जैक्ट वही फैसला लेते हो जो उसके मिजाज के अकॉर्डिंग होता है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर फैसला लेना है तो आप जानते हो उसकी वीकनेस क्या है। बार बार अमेरिका का फैसला बदलना, डैनी कहता है कि वो जाहिर करता है कि आपको पता कुछ नहीं है। जो अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल चुका है जहां से वो निकल नहीं पा रहा, और ना ही वहां पर उसको मालूम है कि उसका मकसद क्या है और उसको कौन सा नतीजा हासिल करना है। अब ये कौन कौन सी गलत एजम्पशंस थी, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। यानी कहां कहां पे अमेरिका ने मार खाई है ईरान को समझने में। आपको जब पता चलेगा आप हैरान हो जाएंगे, और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो मैं भी जानता हूं। तो सुनिए, गलती नंबर 1, खामनाई को अगर हम कत्ल कर देंगे तो रजीम गिर जाएगी। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी। डैनी लिखता है कि आगाज में सुप्रीम लीडर खामनाई को टारगेट करने की जो बातें होती थी, रजीम को बुनियादी तौर पर गलत समझने की निशानी थी। ईरान को कमज़ोर करने की बजाय ऐसे कदम जो है जो उठाए गए, जैसे आयतुल्लाह को टारगेट किया गया, अंदरूनी यकजहती को मजबूत कर दिया उसने। और लीडरशिप की जो बैरूनी खतरे थे वो भी काफी हद तक महदूद हो गए। वो क्या थे? वो कहता है कि एंड वैलिडेट द लीडरशिप्स लॉन्ग स्टैंडिंग नैरेटिव ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। जो रजीम का एक बयानिया था, रजीम में कौन शामिल होता है, खास तौर पे IRGC का जो बयानिया था कि हमें बाहर से खतरा है, दुश्मन ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, उस बयानिए को तकवीयत मिली। ये थी वो सबसे बड़ी गलती। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही हुआ। खामनाई शहीद होते, ईरान कमज़ोर नहीं होता, मजबूत होता है। मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर बन जाते। एक खामनाई को हटाने के बाद नतीजा क्या निकला, एक और खामनाई आ गया, और जो IRGC है उसका ओवरऑल कंट्रोल बढ़ चुका है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी हुई है। गलती नंबर 2, प्रेशर से ईरान झुक जाएगा। डैनी कहता है, यूएस एक्सपेक्टेशंस हैव रिपीटेडली आउटपेस्ड रियलिटी, शेप्ड बाय द बिलीफ दैट प्रेशर अलोन कैन फोर्स तेहरान इनटू स्वीपिंग कंसेशंस। सबसे बड़ी गलती अमेरिका की ये थी, ये उम्मीद करना कि सिर्फ ईरान पे प्रेशर डाल के वो झुका लेंगे और ईरान रियायतें देना शुरू कर देगा। आगे वो लिखता है, बट ईरान्स निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन रूटेड इन 3 थिंग्स: पेशेंस, asymmetry and willingness to absorb pressure over time। ये 3 चीजें हैं कि जिनकी बिना पे ईरान पे आप प्रेशर अगर डाल भी दें तो प्रेशर असर नहीं करता। वो डैनी ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किए। वो कहता है, पेशेंस, सब्र, क्योंकि उनको जंग जीतनी नहीं, उनको सरवाइव करनी है, तो पीछे होके बैठ जाते हैं।
एसिमेट्री का मतलब है कि वो कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ते हैं, वो एसिमेट्रिक जंग लड़ते हैं। मैं मुतादिद व्लॉग से बता चुका हूं कि एसिमेट्रिक जंग किसको कहते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप दुश्मन को बराह रास्त हिट नहीं कर रहे हो, आप दुश्मन की फैसिलिटीज को हिट कर रहे हो। समझ रहे हो आप बैरोरमस चोक कर रहे हो, जिससे इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया भर की इकॉनमी शैम्बल्स में जा रही है, दुनिया चीख रही है, अमेरिका पे प्रेशर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। आप बराह रास्त अगर अमेरिका पे मिसाइल दागने की पोजीशन में नहीं हो तो आप अमेरिकन मफादात को हिट करते हो। फिर विलिंगनेस टू एब्जॉर्ब प्रेशर ओवर टाइम, और फिर आपके अंदर यह भी बर्दाश्त है कि जितना प्रेशर आए आने दो। ये सोच, ये है ईरान की स्ट्रैटेजी। लेकिन ईरान की असल स्ट्रैटेजी के अंदर सब्र, एसिमेट्री और प्रेशर, ये उन्होंने सीखा कैसे? ये सिखाने वाला भी अमेरिका था। 47 साल आपने एक मुल्क पे पाबंदियां लगा के रखी, डेकेड्स की सैंक्शंस है, आपको आपने तैयार कर दिया ईरान को, फिर आपने उनके लीडरों को मारा। अब की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले आप असैसिनेट करते थे, उनके साइंटिस्ट को मारा, उनके फौजी कमांडरों को मारा आपने। तो वो जब आपसे लड़ रहे थे उस दौरान वो आपको स्टडी भी कर रहे थे, तो ये हुआ। अब अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या है, जो कि ईरान की बेसिकली स्ट्रेंथ है? ईरान की स्ट्रेंथ है पेशेंस, सब्र। अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका को फौरी रिजल्ट्स चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर उसको डालना आता है। वो उसको लगता है कि हम ये काम करेंगे, फौरी रिजल्ट्स, मैक्सिमम प्रेशर, ईरान झुक जाएगा। अब यहां पे जीत कौन रहा है, इसका फैसला आपने करना है। गलती नंबर 3, ईरान की रेजिलियंस को कम समझना, यानी ये देखना कि इसकी जो रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप किसी की बर्दाश्त को समझें कि बड़ी कम बर्दाश्त है। डैनी लिखता है इक्वली प्रॉब्लमेटिक इज द persistent underestimation of Iran's resilience despite sanctions, isolation, military pressure. The regime has demonstrated a capacity to endure politically, economically and strategically. तो कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो अंडर एस्टिमेट करते हैं किस चीज़ को, कि आपने पाबंदियां लगाई, आपने तनहा भी किया ईरान को, आपने मिलिट्री प्रेशर भी बढ़ाया, और 47 साल से आप ये काम करते आ रहे हैं। उसके बाद भी ये रिजीम जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर इजाफा ही किया, उसने कमज़ोर नहीं हुई, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। तो 40 साल के बाद भी ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को थ्रेट कर रहा है। हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है। इत्तहादी, उसने बड़े इत्तहादी चाइना और रूस को अपने साथ स्ट्रेटेजिकली रख लिया है, ना सिर्फ इखलाकी तौर पे बल्कि वो स्ट्रेटेजिकली काइनेटिक वॉरफेयर में उसके साथ हैं। तो फिर यहीं से अंदाज़ा कर लें कि आपके प्रेशर ने क्या असर डाला ईरान की रजीम पे। अब ज़रा समझिए ये साइकिल चलता कैसे है। डैनी लिखता है, वो कहता है द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिलाइड टू हैविली ऑन अ नैरो सेट ऑफ assumptions एंड advisors while sidelining many of the US-based experts who have spent decades studying Iran's political system, strategic culture and decision-making patterns. वो कहता है, बड़ी कमाल की बात करता है, कहता है कि ये जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया, उसका जो इन्हसार था वो उन बदगुमानियों पर बेस था और उन मशवरा देने वाले एडवाइजर्स की बदगुमानियों पे बेस था, जिसने उन लोगों को साइड पे कर दिया जिन्होंने कई दहाइयों तक ईरान को पढ़ा है, वो ईरान को जानते हैं, यानी उनका मशवरा माना ही नहीं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों हमला किया ईरान पर? इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी, ओबामा गुजरा है, बुश गुजरा है, उसने क्यों हमला नहीं किया? हालांकि वो लोग ज्यादा संकी थे, उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने असल जो ईरान के बारे में तहकीक है उसको पढ़ा और वो समझा उन्होंने कि खाली हमले करने से ही मामला हल नहीं होने वाला है। लेकिन ट्रंप ये चीज़ें जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। और आगे डैनी नतीजा निकालता है, वो कहता है द रिजल्ट इज अ फीडबैक लूप, ऑलवेज फ्लॉड एनालिसिस प्रोड्यूसेस फ्लॉड पॉलिसी विच इन टर्न डीपन्स द स्ट्रेटेजिक क्वागमायर। वो कहता है कि जो आपका एनालिसिस ही गलत था तो पॉलिसी तो गलत ही बननी थी आपकी, जिसका नतीजा क्या निकला कि आप एक दलदल में फंस गए हैं। फीडबैक लूप वो क्या है? एक चक्कर है। आप किसी चीज को गलत समझोगे तो गलत फैसला लोगे, गलत फैसला लोगे दोस्तों तो होगा क्या? बुरा नतीजा निकलेगा। आप बुरा नतीजे को भी गलत समझोगे और क्या करोगे? रिपीट करोगे इसको। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। अमेरिका इस चक्कर में फंस चुका हुआ है। अब मैं आपको लेके आता हूं पीट हेग्सेथ की बात के ऊपर। पीट हेग्सेथ कौन है? अमेरिका का वॉर सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी यानी वजीर दिफा है। अब आप देखें कि इन लोगों को समझ
कहीं ना कहीं अब आना शुरू हुई है कि सिर्फ लड़ाई हल नहीं है। हेक्सेथ का बयान सुनिए, वो कहता है नो द सीज फायर इज नॉट ओवर, नहीं सीज फायर खत्म नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि कल ईरान ने क्या किया, कल अमेरिकन जो फ्लीट है उस पर हमला किया, फिर अपने हमसायों पे हमला किया। अब जाहिरन तो प्रोवोक ईरान ने किया है ना, इससे पहले तो ना अमेरिका ने सीज फायर की वायलेशन की, ना जो हमसाए हैं ईरान के उन्होंने कुछ कहा। अनप्रोवोक्ड था ना, ईरान ने खुद से ही हमले शुरू कर दिए, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई यार, पूरी दुनिया ने तनकीद किया ईरान के ऊपर बाय द वे। और वो ईरान पर नहीं, वो हो रही है IRGC पे। और एक बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि नहीं, IRGC जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने तय कर रही है जो कर रही है। खैर ये अलग मामला है। अब इसके बाद सवाल किया गया पीट हेक्सेथ से कि क्या अब सीज फायर को खत्म समझा जाए। अब ये वही पुराने वाला अमेरिका होता तो ईरान की तरफ से एक गोली चलने की देर थी, सीज फायर खत्म होता, बमबारी शुरू हो जाती ईरान पर। लेकिन पीट हेक्सेथ कह रहा है नहीं, सीज फायर खत्म नहीं हुआ। आगे वो कहता है अल्टीमेटली दिस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट एंड वी एक्सपेक्टेड देयर वुड बी सम चर्न एट द बिगिनिंग। बेसिकली वो प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात कर रहा है, एपिक फ्यूरी की बात नहीं कर रहा। एपिक फ्यूरी क्या था, ईरान पर हमले करना। प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है कि बैर हुर्मस में जो कश्तियां फंसी हैं, अमरीकी फोर्सेस, अमरीकी नेवी उसको निकालेगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमें पता था कि थोड़ी बहुत तो लड़ाई कड़ाई होगी, विच हैपेंड, जो हुई, एंड वी सेड वी वुड डिफेंड एंड डिफेंड एग्रेसिवली एंड वी एब्सोल्युटली हैव। और हमने कहा था कि हम दिफा करेंगे अपना, यानी वो मान रहा है कि हम दिफाई पोजीशन में होंगे, हम पलट के जवाब नहीं देंगे। और उन्होंने नहीं दिया। ये मेरे लिए सरप्राइज है, ये मेरे लिए वाकई सरप्राइज है दोस्तों। और क्यों नहीं दिया? खबरें आ रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सेंटर में मौजूद है। पाकिस्तान अभी भी इस पोजीशन में है कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं एक। कल के मेरे, बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने वीलॉग लगाया और मैंने बताया कि ईरान में और पासदारान ईरान की जमहूरी हुकूमत ने और पासदारान इनकलाब में खलिश है इस चीज़ को लेकर के कि मुज़ाकरात होने चाहिए। सिविलियन गवर्नमेंट कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, IRGC कहता है कि प्रेशर बनाए रखने के लिए हमें छोटे मोटे हमले भी करते रहना चाहिए। ये तजाद है। मुझे बहुत लोगों ने बुरा भला भी कहा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सिर्फ मैं वीलॉग में आके एक ही बात करूं कि भैया क्या बात है, ईरान जीत रहा है, ईरान। देखिए, जियोपॉलिटिक्स का मैं स्टूडेंट हूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं। मैं यहाँ पे कसीदे पढ़ने तो आता नहीं हूं, मेरा काम है खबर आप तक पहुंचाना, ये एनालिसिस जो है सही वाला एनालिसिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स वो आप तक पहुंचाना। अराक्ची, अब्बास अराक्ची, मेरी पहले वाले वीलॉग की खबर कंफर्म होने जा रही है। इस वक्त अब्बास अराक्ची जो है वो चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह वो चाइना में होंगे। और वो चाइना क्यों जा रहे हैं? वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको तेज किया जाए। अब्बास अराक्ची ने खुद बयान दिया है और उसके बयान में अगर आप उनका ट्वीट पढ़ें, ट्वीट में पता है क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं लड़ाई मसले का हल नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बुरा भला कहा, मुझे किसी ने यहां तक कह दिया कि तुम बिक गए हो, क्योंकि आपको अपनी मर्जी का एनालिसिस सुनना है ना। अराक्ची कह रहा है लड़ाई मसले का हल नहीं है। अगर तो कल के जो हमले हुए हैं जो ईरान IRGC ने किए हैं, अगर अराक्ची की सिविलियन हुकूमत की मसूद पज़ेश्किन जो सदर हैं उनकी सपोर्ट हासिल होती तो अराक्ची ये ट्वीट क्यों करते कि मैं चाइना जा रहा हूं ताकि डिप्लोमेटिकली मैं मामला को और बेहतर कर सकूं और लड़ाई मसले का हल नहीं है। तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है। और चाइना जब प्रेशर डालेगा तो IRGC भी सुनेगा। बेसिकली अराक्ची इसलिए चाइना जा रहे हैं। अब आगे क्या है? जो पीट हेक्सेथ है वो कहता है ईरान नोज दैट एंड अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू मेक अ डिसीजन वेदर एनीथिंग वर टू एस्केलेट इनटू अ वायलेशन और अ सीज फायर। वो कहता है ईरान को पता है कि फिलहाल सीज फायर खत्म नहीं हुआ और ये प्रेसिडेंट ने जो है वो फैसला करना है कि क्या मामलात जंग की तरफ जाएंगे या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आसिफ दुरानी है, पाकिस्तानी एनालिस्ट है, बड़ा कमाल का एनालिसिस किया तो मैंने चाहा मैं शेयर कर दूं आपसे। वो कहते हैं कि पीट हेक्सेथ ने जो आज अनाउंसमेंट की है, हिज अनाउंसमेंट ऑफ टुडे ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ मार्क्स अ क्लियर एस्केलेशन डिस्पाइट बीइंग फ्रेम्ड एज टेम्परेरी, अ डिप्लॉयमेंट ऑफ 100 एयरक्राफ्ट्स एंड 15,000 ट्रूप्स सिग्नलिंग समथिंग फार मोर एग्रेसिव देन रूटीन मैरीटाइम सिक्योरिटी। वो कहते हैं एक लम्हे के लिए रुको। अब जैसे आपसे क्या कहा, मैं एक न्यूट्रल कमेंटेटर की तरह यहां पर बात करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन फ्रीडम है, प्रोजेक्ट फ्रीडम है, बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं धोखा है उनके अकॉर्डिंगली। आप फ्रीडम के लिए 15,000 फौजी दस्ते और 100 एयरक्राफ्ट आप नहीं लेके आते। अब
फिलहाल ये रिपोर्ट्स अनकन्फर्म्ड है। ये तो इन्होंने कहा है, ठीक है, मेरा काम था यहां पे वो एनालिसिस पेश कर देना। आसिफ दुरानी कह रहे हैं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए 100 एयरक्राफ्ट और 15,000 फौजी दस्ते जो है अमेरिका लेकर मौजूद आ चुका है पेरोरमस के पास। तो उनका ये मानना है कि एस्केलेशन है, ये जंग की तरफ एक कदम है। जबकि ट्रंप कह रहा है, पीट हेग्सेथ कह रहा है कि नहीं, सीज फायर अभी भी कायम है, और अरागची कह रहे हैं कि लड़ाई मसले का हल नहीं है, डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना होगा। नाज़रीन, तो ये अब इस वक्त एक कंफ्यूजन है, लेकिन ये बात क्लियर है कि इस वक्त अमेरिका को भी समझ आ गई है कि मैं जंग नहीं लड़ सकता। उससे जंग लड़के देख ली है, उसको पता चल गया है कि मैं, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्लॉकेड भी नाकाम है। देखिए, अगर ब्लॉकेड कामयाब होता तो अब तक तो ईरान घुटने टेक चुका होता, अब तक तो मसला ही ना होता। अमेरिका ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि 3 दिन में ईरान घुटने टेकेगा, जैसे ही ब्लॉकेड का आगाज होगा 3 दिन में। आज हफ्ते से ऊपर हो चुका हुआ है, ईरान घुटने नहीं टेक रहा। ईरान इस पोजीशन में है कि वो बहरे हुर्मुज़ पे काबिज है। उसके साथ साथ ईरान ने एक और काम किया है कि उसने अपने उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी है। यानी जो तेल करक आइलैंड से निकल रहा था और अमेरिका का ख्याल था कि ब्लॉकेड की वजह से वो तेल कहीं जा नहीं पाएगा और ईरान की इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, तो वो भी नहीं हो पाया। उसने तेल को एक्सपोर्ट करने के मजीद और रास्ते निकाल लिए। दोस्तों, अब आपको समझ आ रही है कि अब ये कंफ्यूजन यहां पर क्यों है। तो अमेरिका को समझ आ गया कि मेरे जितने भी तरीके कार थे वो काम नहीं कर रहे हैं, और ईरान के पास जो है वो फिलहाल लीवरेज है बहरे हुर्मुज़ की। बहरे हुर्मुज़ में गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं, फास्ट बोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, माइंस हैं, मैंने कल जिक्र किया था डॉल्फिन्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, साइबर अटैक्स हैं, ये सब कुछ है दोस्तों उसके पास। और इसके साथ वो अमेरिका को मजीद टफ टाइम दे सकता है। तो लिहाजा हुआ क्या हुआ नाज़रीन यहाँ पर ये कि उन्होंने अब इस बात पर इत्तफाक कर लिया है दोनों ममालिक ने कि मुज़ाकरात ही होंगे, और दोनों ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। देखिए, अगर तो मैं दोबारा इस बात पर आता हूं, अगर तो जो कल हुआ वह मिस एडवेंचर ना होता, बहुत से लोग कह रहे हैं जनाब एक खास हमसाया मुल्क पे हमला हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं, ओमान पर भी हमला हुआ है। ओमान तो बड़े करीब है ना ईरान के, ओमान तो दोस्त है। पूरी जंग में ओमान पे हमला नहीं हुआ, जो इससे पहले जंग चली है सीज फायर से पहले ओमान पर हमले नहीं हुए। ये पहली बार है कि ओमान पर भी हमला हो गया। तो ये किसने किया हमला, सोचने वाली बात है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे इसराइल शामिल है, क्योंकि सऊदी अरब में जो हमला हुआ था उसको ईरान ने कहा था कि जी मैंने तो किया ही नहीं है, और बाद में पता चला कि इसराइल ने खुद हमला करवाया ताकि अरब को भी, सऊदी अरब को भी जो है वो जंग में धकेला जा सके। नाज़रीन, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आप अब जो है इस पर अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है। मैंने जो एनालिसिस पेश आपके सामने किया है, इस पर आपकी क्या राय है नाज़रीन। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी राय, क्योंकि इसी राय के बाद जो है वो मैं अगली वीडियो बनाने के काबिल हो सकता हूं। और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं आपके कॉमेंट से अपने तज्जियों को भी अखज़ करता हूं। मैं आपके कमेंट्स जब पढ़ता हूं तो उससे भी मेरे तज्जिए में और पुख्तगी आती है, जिसको आप लोग सराहते भी हैं। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगर कोई वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे मुझसे बात करना चाहते हैं लाइव 1-on-1, तो मैं वहां पर लाइव आता हूं, लेकिन उसके लिए पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बान।